दोस्तों नमस्कार, आदाब। आज हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त एसपी सिंह साहब हैं, जो अम्बाला के एक जाने माने अखबार नवीस हैं। तो आज इनका फरमान आया सुबह सुबह कि मैं आ रहा हूं आपके पास। तो ये यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे गरीब खाने पर और कुछ रिकॉर्डिंग का मूड बन गया। तो शायर के पास आओ और शायर के कलाम न सुनो, तो ये भी उतनी जायज़ नहीं लगती बात। तो मैं इनके हुक्म से कुछ अपने एक दो कलाम, ताज़ा कलाम पेश करता हूँ। और पहली गज़ल एक हाजिर करता हूँ कि मतला यूँ है, समात फरमाए, ताज़ा गज़ल है। हजार गम हैं मगर अर्ज़े हाल कुछ भी नहीं। हजार गम हैं मगर अर्ज़े हाल कुछ भी नहीं। वो बेखुदी है कि रंजो मलाल कुछ भी नहीं। हजार गम है मगर अर्ज़े हाल कुछ भी नहीं। वो बेखुदी है कि रंजो मलाल कुछ भी नहीं। मैं मुद्दतों से किसी वक्त के खला में हूं। मैं मुद्दतों से किसी वक्त के खला में हूं, जहां न दिन है न शब, माहो साल कुछ भी नहीं। मैं मुद्दतों से किसी वक्त के खला में हूं, जहां न दिन है न शब, माहो साल कुछ भी नहीं। जुनून शौक में ये वो मकाम है कि जहां, जुनून शौक में ये वो मकाम है कि जहां मेरी निगाह में हिजरो विसाल कुछ भी नहीं। जुनून शौक में ये वो मकाम है कि जहां मेरी निगाह में हिजरो विसाल कुछ भी नहीं। मैं अपने जहन में खुशफहमियां भी क्यों रखूं? मैं अपने जहन में खुशफहमियां भी क्यों रखूं? मैं जानता हूं कि होता बहाल कुछ भी नहीं। मैं अपने जहन में खुशफहमियां भी क्यों रखूं? मैं जानता हूं कि होता बहाल कुछ भी नहीं। शिकस्ता हाल कहीं मुनहदिम पड़ा होगा। मुनहदिम कहते हैं ध्वस्त और बिल्कुल बेजार और बेकार, कहीं टूटा फूटा। शिकस्ता हाल कहीं मुनहदिम पड़ा होगा। शिकस्ता हाल कहीं मुनहदिम पड़ा होगा। अब अपने दिल सा यहां पाए माल कुछ भी नहीं। शिकस्ता हाल कहीं मुनहदिम पड़ा होगा। हमारे दिल सा यहां पाए माल कुछ भी नहीं। मैं अपने आप को समझा तो लूं किसी सूरत। मैं अपने आप को समझा तो लूं किसी सूरत। मेरी तो खुद से मगर बोलचाल कुछ भी नहीं। मैं अपने आप को समझा तो लूं किसी सूरत। मेरी तो खुद से मगर बोलचाल कुछ भी नहीं। और ये शेर मैं मक्ता हाजिर करता हूं, और ये शेर जो है मेरे दिल से निकला हुआ शेर है, जो मैं कहता हूं कि मेरी जो अपनी ज़ाती जिंदगी है उससे जुड़ा हुआ। मैं अपने आप को समझा तो लूं किसी सूरत। मेरी तो खुद से मगर बोलचाल कुछ भी नहीं। यहां की जितनी सजाएं थी काट ली हैं नफस। यहां की जितनी सजाएं थी काट ली हैं नफस। अब इस फकीर को फिक्रे मआल कुछ भी नहीं। यहां की जितनी सजाएं थी काट ली हैं नफस। अब इस फकीर को फिक्रे मआल कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत इनाया। दोस्तों, मैं अभी पिछले दिनों काफी वक्त से ऑस्ट्रेलिया में था। वहां से अभी 2-3 महीने पहले ही लौटा हूं। मैं अक्सर जाता रहता हूं वहां। और अम्बाला के लिए एक बड़ी खास बात यह है कि वहां अम्बाला के इस छोटे से शायर को 2 अवार्ड से नवाजा गया, जो कि मैं समझता हूं कि ये मेरे अम्बाला के लिए बहुत एक अच्छी खबर है। तो इसलिए ये खबर भी आपको देनी जरूरी है। चलिए
ایک غزل اور حاضر کرتا ہوں جو کہ سڈنی میں ہی لکھی تھی میں نے اور وہاں بہت پسند کی گئی اور پوری دنیا میں یہ پڑھی گئی اور میں نے اسے کئی جگہ پڑھا ہے اور بہت پسند کی گئی ہے. میں حاضر کرتا ہوں کہ مسئلہ یوں ہے کہ پہلے سمندروں میں اتارا گیا مجھے، پہلے سمندروں میں اتارا گیا مجھے، پھر پیاس کی حدوں سے گزارا گیا مجھے. پہلے سمندروں میں اتارا گیا مجھے، پھر پیاس کی حدوں سے گزارا گیا مجھے. دیکھا تو کچھ نہیں تھا وہاں دشت کے سوا، دیکھا تو کچھ نہیں تھا وہاں دشت کے سوا، پھر بھی لگا کہ جیسے پکارا گیا مجھے. دیکھا تو کچھ نہیں تھا وہاں دشت کے سوا، پھر بھی لگا کہ جیسے پکارا گیا مجھے. عمر رواں نے پوچھ لیا مجھ سے ایک دن، عمر رواں نے پوچھ لیا مجھ سے ایک دن، کیوں بے دلی کے ساتھ گزارا گیا مجھے. عمر رواں نے پوچھ لیا مجھ سے ایک دن، کیوں بے دلی کے ساتھ گزارا گیا مجھے. اور پہلے وہ میری موت پہ خود مطمئن ہوا، پہلے وہ میری موت پہ خود مطمئن ہوا، پھر دار سے زمین پہ اتارا گیا مجھے. پہلے وہ میری موت پہ خود مطمئن ہوا، پھر دار سے زمین پہ اتارا گیا مجھے. بازی کو جیتنے کی ہوس میں بساط پر، بازی کو جیتنے کی ہوس میں بساط پر، افسوس جان بوجھ کے ہارا گیا مجھے. بازی کو جیتنے کی ہوس میں بساط پر، بازی کو جیتنے کی ہوس میں بساط پر، افسوس جان بوجھ کے ہارا گیا مجھے. یوں ہی میں اس کی بزم سے اٹھ کر نہیں گیا، یوں ہی میں اس کی بزم سے اٹھ کر نہیں گیا، دراصل پہلے اس کا اشارہ گیا مجھے. یوں ہی میں اس کی بزم سے اٹھ کر نہیں گیا، دراصل پہلے اس کا اشارہ گیا مجھے. زندہ ہوں اس لیے کہ میں اردو زبان ہوں، زندہ ہوں اس لیے کہ میں اردو زبان ہوں، ورنہ ہر ایک مقام پہ مارا گیا مجھے. زندہ ہوں اس لیے کہ میں اردو زبان ہوں، ورنہ ہر ایک مقام پہ مارا گیا مجھے. اور مقطع یوں ہے کہ کچھ میں بھی تیز گام نہیں تھا، کچھ ہے نفس تیز چلنے والا، کچھ میں بھی تیز گام نہیں تھا، کچھ ہے نفس، کچھ میں بھی تیز گام نہیں تھا، کچھ ہے نفس، پرخار راستوں سے گزارا گیا مجھے. کچھ میں بھی تیز گام نہیں تھا، کچھ ہے نفس، پرخار راستوں سے گزارا گیا مجھے. دیکھا تو کچھ نہیں تھا وہاں دشت کے سوا، پھر بھی لگا کہ جیسے پکارا گیا مجھے. بہت شکریہ، بہت عنایت. دوستو، میں امبالہ سے نفس امبالوی بول رہا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امبالہ کی سرزمین جو ہے یہ ایک بہت بڑے بڑے شاعروں کی سرزمین رہی ہے. ناصر کاظمی صاحب جو کہ یہاں سے تعلق رکھتے تھے اور وہ 1947 میں یہاں سے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے اور پھر لاہور میں ہی رہے اور لاہور میں ان کا انتقال ہوا. آپ نے بہت سی ان کے کلام سنے ہوں گے. اپنی دھن میں رہتا ہوں میں بھی تیرے جیسا ہوں، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے. تو اتنے بڑے بڑے شاعر یہاں امبالہ کی سرزمین نے دیے ہیں. میں تو ایک بڑا معمولی سا ایک نام ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے انہیں ایک خراج عقیدت ضرور پیش کروں جب بھی کہیں ہوں. ایک نام اور ہے ساگر صدیقی صاحب کا. ساگر صدیقی صاحب کا نام اتنا بڑا نام ہے اردو میں. یہ بھی پاکستان چلے گئے تھے 47 میں، اور یہ
मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि वो अम्बाला शहर के ही रहने वाले थे। अम्बाला शहर में जगाधरी गेट एक जगह है, यहाँ वो रहते थे और बड़े गरीब से इंसान थे बेचारे। और उनका इंतकाल हुआ पाकिस्तान में, तो वो भी बड़ी बुरी तंग हाली में हुआ। मगर उन्होंने जो ज़ख़ीरा अपना उर्दू का छोड़ा, जिसका कोई किताब, कोई मजमुआ, कोई दीवान नहीं है, लेकिन उसके बाद बहुत से लोगों ने उनके कलाम को इकट्ठा करके और कुछ शाया किए हैं। पाकिस्तान के मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सिडनी में जब मैं था, वहाँ मेरे बहुत से दोस्त हैं जो पाकिस्तान के अच्छे शायर हैं, उन्होंने बताया। तो ये एक जानकारी मैंने आपको देना ठीक समझा कि हम अम्बाला में हैं तो यहाँ के बड़े बड़े नाम, कैसे कैसे नाम हैं, बाकियों के बारे में आप जानते हैं। खैर, मैं आपको एसपी भाई के कहने से एक गजल और हाजिर करता हूँ। बड़ा पुराना मेरा कलाम है और बड़ा मशहूर भी है, मैं आपके सामने रखता हूँ कि मतलब यूं है कि उम्र भर दर्द के रिश्तों को निभाने से रहा, उम्र भर दर्द के रिश्तों को निभाने से रहा, जिंदगी मैं तो तेरे नाज उठाने से रहा। उम्र भर दर्द के रिश्तों को निभाने से रहा, जिंदगी मैं तो तेरे नाज उठाने से रहा। जब भी देखा तो किनारों पे तड़पता देखा, जब भी देखा तो किनारों पे तड़पता देखा। ये समंदर तो मेरी प्यास बुझाने से रहा। जब भी देखा तो किनारों पे तड़पता देखा। ये समंदर तो मेरी प्यास बुझाने से रहा। बस यही सोच के सर अपना कलम कर डाला। बस यही सोच के सर अपना कलम कर डाला। अब वो इल्जाम मेरे सर तो लगाने से रहा। बस यही सोच के सर अपना कलम कर डाला। अब वो इल्जाम मेरे सर तो लगाने से रहा। इस जमाने में जहालत से गुजर होती है, इस जमाने में जहालत से गुजर होती है। अब हुनर से तो कोई घर को चलाने से रहा। इस जमाने में जहालत से गुजर होती है। अब हुनर से तो कोई घर को चलाने से रहा। और ये आप सबकी नजर के हम ही तरकीब करें कोई उजालों के लिए, हम ही तरकीब करें कोई उजालों के लिए। अब अंधेरा तो चिरागों को जलाने से रहा। हम ही तरकीब करें कोई उजालों के लिए, हम ही तरकीब करें कोई उजालों के लिए। अब अंधेरा तो चिरागों को जलाने से रहा। और आखिरी शेर यह है कि वक्त के मरमरी पत्थर पे गजल लिखता हूं, वक्त के मरमरी पत्थर पे गजल लिखता हूं। ये इबारत कोई मौसम तो मिटाने से रहा। वक्त के मरमरी पत्थर पे गजल लिखता हूं। ये इबारत कोई मौसम तो मिटाने से रहा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। दोस्तों, गजलों की रिकॉर्डिंग तो की जा रही है, लेकिन कुछ बातें मुझे याद आती हैं। बड़ा लंबा सफर रहा है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों से मुलाकात का मौका मुझे मिला। उसमें वसीम बरेलवी साहब का नाम आता है, बहुत मुशायरे पढ़े उनके साथ। निदा फाजली साहब का नाम आता है, मुनव्वर राणा साहब का नाम आता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, और राहत इंदौरी साहब का भी बहुत बड़ा एक नाम है जिनके साथ मुशायरे पढ़ने का मौका मिला। अजहर इनायती साहब हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कितने नाम देंगे, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये वो नाम हैं जो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में उर्दू के एक सुतून की तरह से जाने जाते हैं। बल्कि मुझे याद आता है कि मैं पटियाला में एक जगह मुशायरा था, वहां हम लोग थे, वहां पर वसीम बरेलवी साहब भी थे।
बड़ी धुंध पड़ रही थी उन दिनों, और मैंने उनको कहा कि वो कहने लगे कि सुबह मुझे निकलना है, मेरी फ्लाइट है दिल्ली से। लेकिन मैंने कहा आप इस धुंध में निकल ही नहीं सकते, क्योंकि ये धुंध तो बहुत ही खतरनाक है, इसमें तो आपको 2 मीटर तक भी कुछ सुझाई नहीं देता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो फिर भी जो है वो रात को सोए भी, लेकिन उसके बाद सुबह वो कब निकल गए और वो पहुंचे, वो खैर बाद में तो पता लगा वो पहुंच गए, लेकिन बड़ी मुश्किल वो थी। इस तरह की कई वाकयात हैं। उनके साथ का एक बड़ा अच्छा सा वाकया मुझे याद आता है कि हम लोग रात को मुशायरा हुआ तो 1-1:30 बजे 2 बजे के करीब वो मुशायरे खत्म होते हैं। वहां मुशायरे भी तो ऐसे चलते हैं कि बहुत देर देर तक सुनते हैं उनको। और वहां हम लोग खाना खा रहे थे, जो रेस्ट हाउस था वहां का, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस। तो वहां एक साहब आ गए, बड़े छोटी सी उम्र के थे, अखबार नवीस थे वो। उन्होंने कहा कि जैसे आजकल लोग बोल देते हैं कि बस अब तो वसीम बरेलवी साहब, आपको क्या लगता है कि अब तो शायरी खत्म होती जा रही है? तो उनके हाथ में भी प्लेट थी, मेरे हाथ में भी प्लेट थी। हम लोग खाना खाते खाते, मैं बैठा हुआ था, कुछ और लोग भी बैठे हुए थे चारों तरफ, और उन्होंने ऐसी बात कही जो मुझे मेरी जिंदगी का, मैं ये कहता हूं कि मुझे बहुत सारे इनामात जिंदगी में मिले हैं, लेकिन शायद उससे बड़ा इनाम मुझे आज तक कभी कहीं से नहीं मिला। उन्होंने एक बात कही कि क्या आजकल शायरी खत्म होती जा रही है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। देखिए आज डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी शायरी की, नफस अंबालवी ने, बहुत खूबसूरत शायरी थी। आप कैसे कह सकते हैं इनको सुनकर के शायरी खत्म होती जा रही? और मेरा जो निवाला था वो वहीं गले के हलक में ही रह गया। मैं हैरान हो गया कि इतने अजीम लोग कैसे हौसला अफजाई अपने से छोटों की करते हैं। ये एक मेरे लिए ये एक बड़ा यादगार लम्हा रहा, जिसे मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम मकाम मानता हूं कि वसीम बरेलवी जैसा अजीम शायर और मुझ जैसे एक अदना से शायर को ऐसे खिताब से नवाजे दुनिया भर के सामने कि देखिए आज डॉक्टर साहब ने कितना अच्छा कलाम पढ़ा। आप कैसे कह सकते हैं शायरी खत्म होती जा रही है? ऐसे ही मुनव्वर राना साहब के साथ भी बहुत सारी मेरी यादें हैं। जब उनका मेरी किताब आने वाली थी सराबों का सफर, तो मैंने उनको कहा कि आप कुछ मेरी किताब के लिए, किताब पढ़ के कुछ इसके लिए पेश लफ्ज लिख दें। तो कहने लगे कि ठीक है, मुझे भेज दो आप अपना मसविदा। मैंने भेज दिया। वो बड़े वक्त तक हो गया, 2 महीने गुजर गए, कोई पता नहीं। तो मैंने फोन किया उनको कि सर क्या हुआ? वो मैंने भेजा था तो पता ये लगा कि उनके घुटना जो है, उनके घुटनों की बड़ी तकलीफ थी। वो मुझसे अक्सर बात भी करते थे। तो वो कहने लगे कि मैं तो ये अब इसकी सर्जरी कराने लगा हूं, और मुझे किसी ने कहा कि भाई इसकी सर्जरी कराओ, नए घुटने लगवा लो और वो फिर आपको बड़ा आराम देंगे। तो मैंने कहा हाँ, आजकल तो कॉमन हो गया, आप कराएं तो बहुत अच्छा है। वैसे कम से कम एक चीज होगी कि दर्द से निजात तो मिल ही जाएगी। तो मुझे ये मालूम है कि वो एम्स में थे। मैं उनसे मिलने भी गया, एम्स उनसे मिलने गया। मैं उनसे अक्सर, जब वो बहुत तकलीफ में होते थे, वो एक कहानी बड़ी लंबी है कि उनके वो 5 बार ऑपरेशन हुआ। उनके घुटना जो था वो बार बार खराब हो जाता था, उसमें पस पड़ जाती थी, और डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से, उन्होंने यहां तक मुझे कहा कि बस नफस, अब मैं जा रहा हूं, मुझे लगता है अब इसके बाद मैं और जी नहीं सकता हूं। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और आप जिएंगे भी, और बहुत अच्छे कलाम अभी हमें सुनने हैं। और हुआ भी वही। उसके बाद तो वो और 10 साल और निकाल गए, 8 साल कह लीजिए। मगर ये है कि मेरी उनके साथ वो यादें ऐसी हैं कि मेरे रोज उनसे बात होती थी। वो वहां कलाम कहते थे, वो सुनाते थे। मेरा एक बड़ा मशहूर शेर हुआ, वो मेरी किताब जो सराबों का सफर है उसके ऊपर दर्ज है।
उसका जो जिल्द है ऊपर, उसी के ऊपर दर्ज है। और वो शेर यूं है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि मैं ये शेर क्यों सुना रहा हूं आपको। वो शेर आप पहले सुन लें कि मेरे ख्याल की परवाज बस तुम ही तक थी, मेरे ख्याल की परवाज बस तुम ही तक थी, फिर उसके बाद मुझे कोई आसमां न मिला। मेरे ख्याल की परवाज बस तुम ही तक थी, फिर उसके बाद मुझे कोई आसमां न मिला। ये शेर मैंने इसलिए आपके सामने अर्ज किया कि मैंने जब उनको ये शेर सुनाया कि मैंने एक शेर कहा है और जहन में कहीं आप थे, वहां से ये बात मुझे आई जहन में और मैंने ये शेर कहा, तो कहने लगे मैं इसकी तारीफ में वाह नहीं कह सकता तुम्हें। मैंने कहा क्यों? शेर तो अच्छा मुझे लगता, मुझे जहां तक समझ है थोड़ी बहुत, तो मुझे लगता शेर तो अच्छा है। कहने लगे नहीं, बात ये नहीं है, शेर अच्छा है, लेकिन अगर मैं इसकी तारीफ में ये कहूं कि काश ये शेर मैंने कहा होता, तो मैं सच कहता हूं मैं बिल्कुल सन्न रह गया इस बात से कि उन्होंने मुझे ये बात कही कि ये वो शेर है जिसकी तारीफ ऐसे ही की जा सकती है कि काश ये शेर मैंने कहा होता। तो मैं वो शेर आपके सामने फिर हाजिर कर देता हूं कि मेरे ख्याल की परवाज बस तुम ही तक थी, फिर उसके बाद मुझे कोई आसमां न मिला। तो ये बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े अजीम लोग, अजीम बातें हैं उनकी, और मैं उन खुशनसीबों में हूं जिन्हें उनके साथ काफी अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिला। बहुत सारे मुशायरे पढ़े हम फिरोजपुर में, लुधियाना में, दिल्ली और बहुत सारी जगहों में। हम एक बार इलाहाबाद में भी थे, वहां भी हमने उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की। तो खैर ये बातें तो अपनी जगह हैं, चलती रहती हैं। तो मैं आपको एक गजल और हाजिर करता हूं आपके सामने कि बिल्कुल ताजा कलाम है, तो देख के पढ़ता हूं कि मैं आपके सामने हाजिर करता हूं। मतलब समात फरमाएं कि ये क्या जुनून है। बड़ी बहर की गजल है, मैं पहले आपको बता दूं, बड़ी बहर की गजल है। एक होती है छोटी बहर जिसका मिसरा छोटा होता है, और एक है थोड़ा बड़ा मिसरा होता है। आमतौर पर आजकल ये चलन से बाहर हैं चीजें, और बहुत कम लोग हैं जो बड़े बहर पे कुछ कह रहे हैं। मैं अभी कल एक प्रोग्राम में था, वहां मैंने सुना, तो एक मधुमन जी हैं, उन्होंने बड़े बहर की गजल सुनाई, तो वहां मैंने इसको निकाली। मैंने कहा मैं भी आपको सुनाता हूं, बहुत अच्छा लगा कि बड़े बहर में कोई कलाम कहे। तो देखिएगा कि मतलब यूं है, ये क्या जुनून है किसी की उल्फत में जिंदगी को अजाब करना। ये क्या जुनून है, ये क्या जुनून है किसी की उल्फत में जिंदगी को अजाब करना, उदास लहजों से रब्त रखना, उदासियां इंतखाब करना। ये क्या जुनून है, ये क्या जुनून है किसी की उल्फत में जिंदगी को अजाब करना, उदास लहजों से रब्त रखना, उदासियां इंतखाब करना। ये किस तरह की रवायतें हैं, खुद अपना खाना खराब करना। ये किस तरह की रवायतें, ये किस तरह की रवायतें हैं, खुद अपना खाना खराब करना। जमीन पे सहरा की सर पटकना, तड़प के फिर आब आब करना। आप कहते हैं पानी को। ये किस तरह की रवायतें हैं, खुद अपना खाना खराब करना, जमीन पे सहरा की सर पटकना, तड़प के फिर आब आब करना। वो जिनके बारे में जिक्र करना भी अब गवारा नहीं है हमको, वो जिनके बारे में जिक्र करना भी अब गवारा नहीं है हमको। यहां के लोगों का मशगला है वही सवालों जवाब करना। वो जिनके बारे में जिक्र करना भी अब गवारा नहीं है हमको। यहां के लोगों का मशगला है वही सवालों जवाब करना। और एक लफ्ज है बुग्ज, बुग्ज कहते हैं छल कपट को।
اور ایک ہے فتنہ گری. فتنہ گری کہتے ہیں آگ لگانا اور تمام طرح کی ادنڈتا کرنا, اپدرو کرنا. اور دیکھیں کہ یہاں کے لوگوں کا مشغلہ ہے یہی سوال و جواب کرنا. کبھی نہ سمجھے ہیں ہم نہ سمجھیں گے بغض و فتنہ گری کی باتیں. کبھی نہ سمجھے ہیں ہم نہ سمجھیں گے بغض و فتنہ گری کی باتیں. ہماری فطرت میں ہی نہیں ہے سکون کو اضطراب کرنا. کبھی نہ سمجھے ہیں ہم نہ سمجھیں گے بغض و فتنہ گری کی باتیں. ہماری فطرت میں ہی نہیں ہے سکون کو اضطراب کرنا. اضطراب کہتے ہیں بے چینی. ہماری فطرت میں ہی نہیں ہے سکون کو اضطراب کرنا. سنا ہے جتنے بھی لوگ اچھے ملیں گے مقتل میں قتل ہوں گے. سنا ہے جتنے بھی لوگ اچھے ملیں گے مقتل میں قتل ہوں گے. یہی مناسب ہے شیخ صاحب ذرا سا خود کو خراب کرنا. سنا ہے جتنے بھی لوگ اچھے ملیں گے مقتل میں قتل ہوں گے. سنا ہے جتنے بھی لوگ اچھے ملیں گے مقتل میں قتل ہوں گے. یہی مناسب ہے شیخ صاحب ذرا سا خود کو خراب کرنا. یہ کام مشکل ہے پھر بھی اس میں اب اپنی اچھی گزر رہی ہے. یہ کام مشکل ہے پھر بھی اس میں اب اپنی اچھی گزر رہی ہے. کہیں اکیلے میں بیٹھ کر دل کی دھڑکنوں کا حساب کرنا. کہیں اکیلے میں بیٹھ کر دل کی دھڑکنوں کا حساب کرنا. یہ کام مشکل ہے پھر بھی اس میں اب اپنی اچھی گزر رہی ہے. کہیں اکیلے میں بیٹھ کر دل کی دھڑکنوں کا حساب کرنا. اور مقطع حاضر کرتا ہوں جو آخری شعر ہوتا ہے. مقطع یوں ہے کہ وہ میری ذہنی جو میرے اندر کی چیز ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. کہیں نہ کہیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کہیں اکیلے میں بیٹھ کر دل کی دھڑکنوں کا حساب کرنا. نفس تو قطرہ ہے اس زمیں پر اسے شعور کلام کب تھا. نفس تو قطرہ ہے اس زمیں پر اسے شعور کلام کب تھا. اسے تو اردو نے ہی سکھایا سمندروں سے خطاب کرنا. نفس تو قطرہ ہے اس زمین پر اسے شعور کلام کب تھا. اسے تو اردو نے ہی سکھایا سمندروں سے خطاب کرنا. یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیے تھے بڑے بڑے سمندروں کے, یہ وہیں کہیں ذکر اسی کی طرف ذکر جا رہا ہے. اسے تو اردو نے ہی سکھایا سمندروں سے خطاب کرنا. یہ کیا جنوں ہے کسی کی الفت میں زندگی کو عذاب کرنا. اداس لہجوں سے ربط رکھنا, اداسیاں انتخاب کرنا. بہت عنایت, بہت شکریہ. دوستو ایک قصہ اور مجھے یاد آتا ہے. ابھی بڑے بڑے لوگوں کی بات ہو رہی تھی تو راحت اندوری ایک ایسا نام جس کی آواز تو اب خاموش ہو گئی, لیکن ہندوستان میں سمجھتا ہوں شاید آج ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو راحت اندوری صاحب کے نام سے واقف نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی بہت سے مشاعرے پڑھنے کا موقع ملا مجھے. یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے. حالانکہ میں کوئی اتنا بڑا شاعر ہوں نہیں, لیکن مجھے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا اور ان کے ساتھ کلام پڑھنے کا موقع ملا. یہ اپنے آپ میں میرے لیے, میں خود کو مانتا ہوں کہ میں بہت ہی زمین کا آدمی ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے موقع ملا. یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے. بلکہ ہوا یہ کہ راحت صاحب جب بہت بیمار ہو گئے آخری وقت میں ان کے, ہم ایک مشاعرے میں ہماری شاید 1-1.5 مہینہ 2 مہینے ہوئے ہوں گے, ایسا ہی کچھ وقت تھا کہ کچھ وقت تھا. میں صحیح یاد نہیں کہ کتنا وقت رہا ہوگا, مگر ہاں بہت زیادہ عرصہ نہیں تھا بیچ میں. ہم لوگ ایک مشاعرے میں ملے, محالی میں مشاعرہ تھا اور وہ آئے تھے کسی پروگرام میں اور وہاں سے وہ سیدھے مشاعرے میں آ گئے. اور مشاعرے میں آ کر
वो होता है कि एकदम भीड़ आ गई और बस बहुत सारे लोग उनके साथ। तो मुझे याद है कि वो ऐसे कुर्सी पर बैठे हुए थे और हम लोग उनके लिए ऊपर कुर्सी लगाई जाती थी, और क्योंकि वो उन्हें बैठने में बड़ी दिक्कत होती थी तो बाकी सब लोग बैठे हुए थे, हम लोग बैठे थे, तो मैं साथ में ही बैठा हुआ था। तो उन्होंने कलाम सुना, मेरा भी कलाम सुना, और अशर इकबाल थे, एक तरफ अशर इकबाल बैठे हुए थे, एक तरफ मैं बैठा हुआ था। तो जब मुशायरा हो गया, सब बात हो गई, तो पूछने लगे और कैसे हो भाई। तो मैंने कहा मैं तो अच्छा हूं, मगर ये आपने क्या हाल बना रखा है। कहने लगे क्या हुआ, मुझे क्या हुआ। मैंने कहा ये सब आपका तो पूरा जो चेहरा है इस पर सोजिश है, पैर सूजे हुए हैं, तो ये तो मैं क्योंकि डॉक्टर भी हूं, मैं तो समझता हूं कि ये क्या है। और ये बड़ी खतरनाक हालत में थे वो। तो कहने लगे अमा ये सब यार, ये सब इन लोगों की मोहब्बत है, ये मोहब्बत से बुला लेते हैं। मैंने कहा ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत अपनी जगह है, ये मोहब्बत आपकी जान ना ले ले कहीं। आपको आराम करना चाहिए, और ये मुशायरों में अभी आप जाने की बिल्कुल मैं नहीं समझता कि आपकी हालत है। और बल्कि साथ में कोई थे, मैंने उनसे कहा कि इनके घर में सबको बताइए कि इनके डॉक्टरों ने जरूर बताया होगा कि इन्हें अब नहीं जाना चाहिए। लेकिन शायरी, अदब, इसका जुनून ऐसा है कि इसे मौत ही तो रोक सकती है, मुझे नहीं लगता इसे कोई दूसरी चीज रोक सकती है। और हुआ भी यही कि कुछ वक्त के बाद फिर उनकी खबर आई जो बहुत ही दर्दनाक थी कि उनका इंतकाल हो गया। तो वो एक ऐसा लम्हा था जब मैं उनसे मिला और मैंने उनको कहा कि ये बिल्कुल खतरनाक है, आप ऐसे में न घूमे। तो उनका वो जो शहाना अंदाज था, अमा यार, ये यार इनकी मोहब्बतें, दोस्तों की मोहब्बतें भाई हैं यार, ये खींच लाती हैं। तो वो मुझे लफ्ज जो है वो मेरे कानों में अभी तक गूंजते हैं, और याद आती हैं वो बातें। अब क्या किया जा सकता है, तो दुनिया है, यहाँ ऐसे ही सब चल रहा है, हमें भी जाना है, सब के रास्ते अपनी अपनी जगह हैं। लेकिन वो लम्हे जो थे वो बड़े यादगार लम्हे आपके साथ साझा करने का मौका मिला। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि कहीं अपनी बात कही जाए। चलिए मैं एक गजल आपके सामने और अर्ज कर देता हूं कि जो मेरा अपना रंग है, एक उसी रंग की एक गजल है, मैं आपके सामने हाजिर करता हूं। ये छोटी बहर की गजल है। अब आप देखिएगा कि छोटी बहर में और बड़ी बहर में क्या फर्क होता है। मतलब यूं है कि थकन से तन बदन टूटा पड़ा है, थकन से तन बदन टूटा पड़ा है, मसाफत को मगर रास्ता पड़ा है। यात्रा को थकन से तन बदन टूटा पड़ा है, मसाफत को मगर रास्ता पड़ा है। यहां मैं तशनगी से जां बलब हूं, यहां मैं तशनगी से जां बलब हूं, उधर मीलों अभी सहरा पड़ा है। थकन से तन बदन टूटा पड़ा है, मसाफत को मगर रास्ता पड़ा है। यहां मैं तशनगी से जां बलब हूं, उधर मीलों अभी सहरा पड़ा है। लहू से तरबतर हैं पांव लेकिन, लहू से तरबतर हैं पांव लेकिन, हमें हर हाल में चलना पड़ा है। लहू से तरबतर हैं पांव लेकिन, हमें हर हाल में चलना पड़ा है। ये क्या जीने की खातिर रोज मरना, ये क्या जीने की खातिर रोज मरना, ये सौदा तो बहुत महंगा पड़ा है। ये क्या जीने की खातिर रोज मरना, ये सौदा तो बहुत महंगा पड़ा है। ये रात अब तक नहीं सुलझी है मुझसे,
ये रात अब तक नहीं सुलझी है मुझसे, उधर दिन भी अभी उलझा पड़ा है। ये रात अब तक नहीं सुलझी है मुझसे, उधर दिन भी अभी उलझा पड़ा है। बहुत बेचैन सा रहता हूं दिन भर, बहुत बेचैन सा रहता हूं दिन भर। सुना है गांव में सूखा पड़ा है। बहुत बेचैन सा रहता हूं दिन भर। सुना है गांव में सूखा पड़ा है। बुलाता है मुझे आवाज देकर, बुलाता है मुझे आवाज देकर, वो मेरे घर का जो मलबा पड़ा है। बुलाता है मुझे आवाज देकर, वो मेरे घर का जो मलबा पड़ा है। और जैसे कि मेरा बेटा जो है वो बाहर है, वहीं उसी की नज़र ये शेर है कि बुलाता है मुझे आवाज देकर, वो मेरे घर का जो मलबा पड़ा है। मेरा चंदा गया परदेस जब से, मेरा चंदा गया परदेस जब से, ये घर आंगन बहुत सोना पड़ा है। मेरा चंदा गया परदेस जब से, ये घर आंगन बहुत सोना पड़ा है। और मक्ता हाजिर करता हूं कि बहुत बेजार से लगते हो तुम भी, बहुत बेजार से लगते हो तुम भी। असर तुम पर नफस गहरा पड़ा है। बहुत बेजार से लगते हो तुम भी, असर तुम पर नफस गहरा पड़ा है। यहां मैं तशनगी से जहां बलब हूं, उधर मीलों अभी सहरा पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। देखिए, मैं एक बात और आपको कहता चलूं कि आपने बड़ी मोहब्बत से मुझे सुना। और शायरों की जो जिंदगी होती है, वो शायर इसीलिए बनते हैं कि हम जिंदगी के जो तमाम अजाब हैं वो झेलते झेलते ही शायरी पैदा होती है। शायरी खुशी से पैदा ही नहीं होती, शायरी अजाब से, दुखों से और गम से पैदा होने वाली चीज है। और इसके लिए सब तो वाह वाह करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि मेरी जिंदगी को अगर समझना हो, कोई समझना चाहे कि नफस अम्बालवी क्या है, वो बस मेरे कलाम पढ़े और मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो कुछ मैं हूं वो मेरे कलाम में जाहिर है और मैं वही लिखता हूं जो मेरे जहन से आता है। मैं बनावट ज्यादा नहीं रख पाता हूं। आपने बहुत मोहब्बत से मुझे सुना। एसपी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। ये वो किताब है सराबों का सफर, जिसे हरियाणा उर्दू एकेडमी ने अपने मुझे नवाजा अपने अवार्ड से। तो मैं बड़ा खुशनसीब हूं हरियाणा उर्दू एकेडमी का भी। और ये अवार्ड मैंने तब भी कहा था कि ये मैं अपने इस शहर को, छोटा सा हमारा शहर है अम्बाला, मैं इसकी नजर करता हूं क्योंकि यहाँ के जो इतनी मोहब्बत है लोगों में, उन्होंने नफस अम्बालवी को नफस अम्बालवी बनाया है। तो ये सब अवार्ड जो हैं ये नफस अम्बालवी को नहीं मिलते, तमाम यहाँ भी हैं, ऊपर बहुत सारे पड़े हैं, करीब 150 अवार्ड्स हैं, या दुनिया में कहीं भी अवार्ड दिए जाते हैं। तो अभी पीछे एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मुझे मिला था, उसका अब क्या जिक्र करें। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीजें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना, बहुत इनायत।